रामकिशोर पिछले 1 साल से बिस्तर पर थे। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से दोनों पैर पैरालिसिस की वजह से बेजान थे। रामकिशोर के दोनों बेटे विदेश में सेटल थे और पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था। रामकिशोर खानदानी रईस थे। हालांकि उनका नौकर रामू हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन फिर भी रामकिशोर बहुत अकेले थे। रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी, बस कमी थी तो किसी सहारे की। दोनों बेटों ने तो तभी मुंह मोड़ लिया था जब रामकिशोर ने उनके मुताबिक जायदाद का बंटवारा करने से मना कर दिया। कभी कभार फोन आ जाता था हालचाल लेने के लिए, पर रामकिशोर असलियत जानते थे और उसे मान भी चुके थे। हेलो, हाँ बेटा, डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो भेज रहे हैं किसी नर्स को। अच्छा पापा, वो अपनी जो कानपुर वाली प्रॉपर्टी है उसके बारे में क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, कोई अच्छा ग्राहक मिले तो बेच दो। सच? आप सच कह रहे हैं पापा? क्या मैं उसे बेच दूं? हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरे पैरों की नसों में फिलहाल कोई सुधार नहीं है, लगता है अब तो इसी तरह बचे हुए दिन कटेंगे। तो मैं सोच रहा था कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसे अकाउंट में ही रखता हूँ। अब खर्चे पानी के लिए तो हाथ में पैसा होना चाहिए ना। तुम लोग तो वैसे भी इतने दूर हो। ठीक है पापा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ अब, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये कहकर रामकिशोर का बड़ा बेटा कुशल फोन काट देता है। रामकिशोर भी मुस्कुराकर फोन रख देते हैं। वो जानते थे कि अब कई दिनों तक कोई फोन नहीं आने वाला है। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? हेलो अंकल जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मीरा, मुझे डॉक्टर वर्मा ने भेजा है। अच्छा, आ जाओ बेटा। अरे रामू, ओ रामू, जरा पानी लेकर आ भाई। कोई बात नहीं अंकल जी, मुझे पानी नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या? नहीं, आओ बैठो बेटा। जी, वैसे तो मैंने आपकी फाइल पूरी पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए क्या परेशानी है जिसे हम दोनों को मिलकर छूमंतर करना है। परेशानियां तो बहुत हैं बेटा, पर उनका हल नहीं है मेरे पास। नो अंकल जी, मेरी माँ कहती है कि हर परेशानी का हल उसके आसपास ही होता है। चलिए अब ये बताइए कि आपने नाश्ते में क्या खाया है। रामकिशोर मीरा को कोई जवाब नहीं देते। मीरा आसपास नजर दौड़ाती है तो उसे पास में ही रखी नाश्ते की प्लेट दिखाई देती है। अरे ये क्या, 10 बज चुके हैं और आपने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? आपको इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। चलिए जल्दी से मुंह खोलिए। मीरा नाश्ते की प्लेट से सैंडविच उठाकर रामकिशोर की तरफ बढ़ाती है, लेकिन रामकिशोर अपना मुंह नहीं खोलते। फिर मीरा कहती है, क्या हुआ, आपको सैंडविच पसंद नहीं क्या? इसमें पसंद आने लायक है क्या? अच्छा, तो ये बात है, तो फिर आप बस 1 मिनट रुकिए। मीरा तुरंत अपने पर्स से अपना टिफिन बॉक्स बाहर निकालती है और उसे खोलकर रामकिशोर के सामने रख देती है। टिफिन के खाने की खुशबू से रामकिशोर का चेहरा खिल उठता है। अरे वाह, आलू के पराठे और ये गाजर का हलवा है क्या? जी बिल्कुल, अब तो करेंगे ना आप नाश्ता। अरे हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारा खाना है ना? तो क्या हुआ, वैसे मुझे सैंडविच भी पसंद है। मीरा की बात सुनकर रामकिशोर के चेहरे पर हंसी आ जाती है। मीरा अपने हाथों से पराठे और गाजर का हलवा रामकिशोर को खिलाती है। रामकिशोर को बड़े दिनों बाद खाने में स्वाद आ रहा था। वो बिना रुके बस खाए जा रहे थे। फिर खाना खत्म होने के बाद, वाह, मजा आ गया, इसे कहते हैं नाश्ता। ये सब तुमने बनाया है क्या? नहीं, मेरी मम्मी ने। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। इस खाने ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? देखिए, आप मुझे अपनी नर्स नहीं, अपनी बेटी समझिए। मीरा की बात सुनकर रामकिशोर की आंखें भर आईं। उन्होंने किसी तरह अपने आंसू छिपाए और मीरा से बोले, तुम कितने सालों से ये काम कर रही हो और घर में कौन कौन है तुम्हारे? बस मैं और मेरी माँ। मैंने इसी साल अपना नर्सिंग का कोर्स पूरा किया है और ये मेरी पहली जॉब है अंकल। आई होप मैं सब ठीक से कर पाऊं। तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटी, इतने कम समय में ही मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अरे अंकल जी, अभी तो बस शुरुआत है। आप देखते जाइए मैं कैसे आपको चलता करती हूँ। मतलब आपके पैरों को ठीक करती हूँ। सॉरी, मेरी माँ कहती है कि मुझ में अभी भी बहुत बचपना है। मीरा वो दवा बनकर आई थी जिसकी रामकिशोर को सख्त जरूरत थी। मायूसी और अकेलेपन से लड़ते रामकिशोर को मीरा ने बहुत ही कम समय में खिलखिलाना सिखा दिया। इसके साथ ही वो रामकिशोर की सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मीरा की वजह से रामकिशोर के पैरों में अब काफी सुधार आने लगा था।
मीरा बड़े ही प्यार से रामकिशोर को हर चीज के लिए मना लेती थी। रामकिशोर ने लंबे वक्त से खुद को घर के अंदर ही कैद कर लिया था। मीरा ने जिद की तो वो बाहर पार्क में जाने के लिए मान गए। क्यों अंकल जी, अब बताइए, आपका कमरा अच्छा है या ये पार्क? वैसे आइसक्रीम खाएंगे क्या? आइसक्रीम? लेकिन ठंड लग गई तो आप ठंड को लग जाना। बुरा जोक था क्या? हाँ, बहुत ही बुरा था। ओ सॉरी। मीरा आइसक्रीम लेने चली जाती है और कुछ देर में वापस भी आ जाती है। उसके वापस आने पर, अरे तुम राजधानी एक्सप्रेस हो क्या? है? पैसे तो लेकर गई ही नहीं आइसक्रीम के लिए। इतना कहकर रामकिशोर अपनी जेब से अपना पर्स निकालने लगते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में उनका पर्स उनके हाथों से गिर जाता है। ये देखकर मीरा कहती है, हाँ हाँ पता है आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं भी आइसक्रीम खिलाने लायक तो कमाई लेती हूँ। ये लीजिए आपकी आइसक्रीम। रामकिशोर को आइसक्रीम पकड़ाने के बाद मीरा नीचे झुककर रामकिशोर का पर्स उठाने लगती है। फिर अचानक उसकी नजर पर्स में लगी एक फोटो पर जा ठहरती है। पर्स में लगी फोटो एक महिला की थी। वो रामकिशोर से पूछती है, अंकल जी ये कौन है? मेरा मतलब है कि ये किसकी फोटो है? ये मेरी पत्नी की फोटो है। तुम्हें पता है, ये भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल जैसे तुम रखती हो। तो अब कहाँ है ये? दूर, मुझसे बहुत दूर। मीरा इससे आगे कुछ नहीं पूछती। कुछ देर पार्क में रुकने के बाद मीरा रामकिशोर को लेकर वापस उसके घर आ जाती है और फिर, अंकल जी मुझे आज जल्दी है, ये आपकी दवाइयां हैं, मैं रामू को सब समझा देती हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन एक वादा करो, कल टिफिन में आलू के पराठे लेकर आना, ठीक है? मीरा रामकिशोर से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन काफी देर तक मीरा रामकिशोर के घर नहीं आती। कल कह तो रही थी कि कुछ जरूरी काम है, जरूर फंस गई होगी कहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मीरा अगले दिन भी नहीं आती और उसकी जगह एक नई नर्स रामकिशोर का ख्याल रखने आ जाती है। ये देखकर रामकिशोर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत अपने डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर साहब, वो मीरा, वो ठीक तो है ना? हाँ रामकिशोर जी, मीरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने खुद ही आपके घर आने से मना कर दिया। मैंने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। वो फिलहाल अपने घर पर ही है, आज लीव पर है वो। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, मुझे मीरा के घर का पता दे दीजिए प्लीज। डॉक्टर से मीरा के घर का पता लेकर रामकिशोर अपने नौकर रामू के साथ सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं। घर का दरवाजा मीरा की मां खोलती हैं, जिन्हें देखते ही रामकिशोर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मीरा की मां और कोई नहीं बल्कि रामकिशोर की पत्नी थी, जिसकी फोटो मीरा ने उनके पर्स में देख ली थी। सुनीता, तुम? आइए, अंदर आइए। क्यों आए हैं आप यहाँ? माँ, इनसे कह दो चले जाए यहाँ से। तुमने और मैंने इनके बिना जीना सीख लिया है। सुनीता, ये मीरा मेरी बच्ची। ये सच था। मीरा रामकिशोर की अपनी बेटी थी और सुनीता रामकिशोर की पहली पत्नी, जिसे रामकिशोर ने उस वक्त छोड़ दिया था जब उसे पता चला कि सुनीता की कोख में पल रहा बच्चा एक लड़की है। उसके बाद रामकिशोर ने दूसरी शादी कर ली और उस शादी से उसे 2 बेटे हुए, जो अब सिर्फ जायदाद चाहते थे, रामकिशोर को नहीं। दूसरी पत्नी की मौत के बाद रामकिशोर को हर वक्त सुनीता की याद सताती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पर्स में सुनीता की फोटो लगा रखी थी। उस फोटो को देखते ही मीरा सब कुछ समझ गई थी और इसीलिए उसने रामकिशोर के घर जाने से मना कर दिया था। अब सारी असलियत जानने के बाद रामकिशोर न सिर्फ शर्मिंदा थे, बल्कि उनका रो रो कर बुरा हाल था। रोते हुए वो व्हीलचेयर से नीचे गिर पड़े। ये देखकर मीरा घबरा गई और उसने तुरंत जाकर रामकिशोर को सहारा देकर वापस व्हीलचेयर पर बिठाया। मीरा मेरी बच्ची, मैंने जो किया उसकी सजा मैं हर पल भुगत रहा हूँ। सुनीता, मुझे माफ कर दो। आज से कई साल पहले जिस बच्ची की खातिर मैंने तुम्हें छोड़ा था, आज उसी बच्ची की खातिर मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। सुनीता, तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, पर भगवान के लिए मेरे साथ चलो। रामकिशोर के आंसुओं में सच्चाई थी, जिसे मीरा और उसकी मां सुनीता भी महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन दोनों ने रामकिशोर को माफ कर दिया और एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। अब ना तो सुनीता और मीरा अकेले थे और ना ही रामकिशोर।